नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसने सदियों से इंसान को सोचने पर मजबूर किया है। हम कहाँ से आए? क्या हम वाकई बंदरों की औलाद हैं या फिर कहानी कुछ और ही है? आज हमारे साथ इस गहरे और दिलचस्प सफर पर चर्चा करने के लिए एक विशेषज्ञ मौजूद हैं। आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक ऐसा विषय है जो न केवल विज्ञान है बल्कि हमारी पहचान की जड़ है। जब हम कहते हैं कि इंसान बंदर से बना, तो हम असल में एक बहुत ही जटिल कहानी को बहुत छोटा कर देते हैं। आज हम उसी कहानी की परतों को खोलेंगे। बिल्कुल। और सबसे पहला सवाल यही उठता है कि क्या सच में हम बंदर थे? क्योंकि अक्सर लोग चिढ़ाने के लिए या मजाक में कहते हैं कि तुम्हारे पूर्वज तो पेड़ों पर लटकते थे। विज्ञान इस बारे में क्या कहता है? देखिए, ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। विज्ञान ये नहीं कहता कि इंसान बंदरों से विकसित हुए हैं, बल्कि विज्ञान ये कहता है कि इंसान और आज के बंदरों के पूर्वज एक ही थे। इसे एक उदाहरण से समझिए। आप और आपके चचेरे भाई, कजिन, एक ही दादा दादी की संतान हैं, लेकिन आप अपने भाई से पैदा नहीं हुए हैं। वैसे ही आज से लगभग 60-70 लाख साल पहले अफ्रीका के जंगलों में एक ऐसा जीव रहता था जिससे दो अलग अलग शाखाएं निकलीं। एक शाखा आगे चलकर चिंपैंजी और बोनोबोस बनी और दूसरी शाखा उस रास्ते पर चल पड़ी जिसने अंततः हमें यानी होमो सेपियंस को जन्म दिया। ये बहुत ही दिलचस्प स्पष्टीकरण है। तो इसका मतलब है कि हम और चिंपैंजी एक ही खानदान के दो अलग-अलग हिस्से हैं। लेकिन वो मोड़ क्या था? वो कौन सी मजबूरी या बदलाव था जिसने हमारे पूर्वजों को पेड़ों से नीचे उतरने पर मजबूर किया? वो मोड़ था बदलता हुआ मौसम। आज से करीब 70 लाख साल पहले अफ्रीका के जलवायु बदल रही थी। घने जंगल कम हो रहे थे और घास के मैदान यानी सवाना फैल रहे थे। पेड़ों के बीच की दूरी बढ़ने लगी। अब भोजन की तलाश में एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक जाने के लिए जमीन पर चलना जरूरी हो गया था। यहीं से बाइपेडलिज्म यानी दो पैरों पर चलने की शुरुआत हुई। ये मानव विकास के इतिहास की सबसे क्रांतिकारी घटना थी। दो पैरों पर चलना सुनने में तो ये बहुत सामान्य लगता है, लेकिन इसने हमारी पूरी शारीरिक बनावट बदल दी होगी, है ना? बिल्कुल। दो पैरों पर खड़े होने का मतलब था कि आपके हाथ अब चलने के काम से आज़ाद हो गए थे। अब आप हाथों से औजार पकड़ सकते थे, खाना ले जा सकते थे और अपने बच्चों को गोद में उठा सकते थे। लेकिन इसकी एक कीमत भी चुकानी पड़ी। हमारी रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइन पर दबाव बढ़ा, हमारे कूल्हे यानी पेल्विस छोटे हो गए। यही कारण है कि इंसानों में प्रसव यानी चाइल्ड बर्थ बाकी जानवरों की तुलना में ज़्यादा दर्दनाक और कठिन होता है। लेकिन इस बदलाव ने हमारे दिमाग के विकास के लिए दरवाजे खोल दिए। तो क्या दो पैरों पर खड़े होते ही हमारा दिमाग बड़ा होने लगा था? नहीं, तुरंत नहीं। शुरुआती लाखों सालों तक हमारे पूर्वज जैसे कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस, जिसकी मशहूर कंकाल लूसी है, उनका दिमाग एक चिंपैंजी के बराबर ही था, लेकिन उनके हाथ खाली थे। जब उन्होंने पत्थरों को तोड़कर उनसे औजार बनाना सीखा, तब असली बदलाव आया। इसे हम होमो हैबिलिस का दौर कहते हैं, यानी कामकाजी इंसान। जब हमने औजार बनाए तो हमने शिकार करना और मांस खाना शुरू किया। मांस से मिलने वाली भारी ऊर्जा और प्रोटीन में हमारे दिमाग को वो ईंधन दिया जिसकी उसे बढ़ने की जरूरत थी। यानी खानपान ने हमें इंसान बनाया? सिर्फ खानपान ने नहीं, बल्कि पकाने की कला ने। होमो इरेक्टस वो पहला मानव था जिसने आग पर नियंत्रण पाया। आग ने सब कुछ बदल दिया। पका हुआ खाना पचाने में आसान होता है, जिससे हमारी आंतें यानी इंटेस्टाइन्स छोटी हो गईं और वो ऊर्जा जो पहले पाचन में खर्च होती थी अब दिमाग के विकास में लगने लगी। आग ने हमें सुरक्षा भी दी और रात के अंधेरे में एक साथ बैठने का मौका भी, जिससे सामाजिक संबंधों और भाषा की नींव पड़ी। ये तो एक पूरी चेन रिएक्शन की तरह लग रहा है। आग, औजार, पका हुआ खाना और फिर बड़ा दिमाग। लेकिन होमो इरेक्टस के बारे में एक और बात कही जाती है कि वे पहले यात्री थे। क्या वे अफ्रीका से बाहर निकले थे? जी हाँ, होमो इरेक्टस ही वो प्रजाति थी जिसने पहली बार अफ्रीका की सीमाओं को पार किया और एशिया और यूरोप तक पहुंचे। वे लगभग 20 लाख सालों तक जीवित रहे, जो कि एक बहुत लंबा समय है। तुलना के लिए बता दूं कि हम होमो सेपियंस अभी सिर्फ 3 लाख साल पुराने हैं। तो होमो इरेक्टस ने दिखाया कि इंसान किसी भी माहौल में ढल सकता है। यहाँ एक बड़ा सवाल आता है। अक्सर हम सुनते हैं कि उस दौर में सिर्फ एक तरह के इंसान नहीं थे। निएंडरथल का नाम बहुत सुना जाता है। क्या वे हमारे पूर्वज थे या हमारे दुश्मन? निएंडरथल हमारे चचेरे भाई थे। जब हमारे पूर्वज अफ्रीका में विकसित हो रहे थे, निएंडरथल यूरोप और पश्चिमी एशिया की कड़ाके की ठंड में रह रहे थे। वे हमसे ज़्यादा मजबूत थे, उनके दिमाग का आकार भी हमसे थोड़ा बड़ा था और वे बेहतरीन शिकारी थे। लंबे समय तक ये माना जाता था कि हमने उन्हें मार डाला, लेकिन अब जेनेटिक्स ने साबित कर दिया है कि हमने उनके साथ संबंध बनाए थे। आज भी अफ्रीका से बाहर रहने वाले हर इंसान के डीएनए में लगभग 2% निएंडरथल हिस्सा मौजूद है। तो वे मरे नहीं, बल्कि हम में समा गए।
ये तो बहुत ही चौंकाने वाली बात है। हमारे अंदर एक दूसरी मानव प्रजाति का अंश है। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि होमो सेपियंस यानी हम ही बचे रहे और बाकी सब खत्म हो गए? निएंडरथल, डेनिसोवेंस और होमो इरेक्टस सब कहाँ गए? इसका जवाब है कॉग्निटिव रेवोल्यूशन यानी संज्ञानात्मक क्रांति। लगभग 70,000 साल पहले हमारे दिमाग में कुछ ऐसा हुआ, शायद कोई जेनेटिक म्यूटेशन, जिसने हमें कल्पना करने की शक्ति दी। हम ऐसी चीज़ों के बारे में बात करने लगे जो अस्तित्व में नहीं थीं, जैसे कि देवता, नियम और कहानियाँ। इसी शक्ति ने हमें हज़ारों की संख्या में एक साथ मिलकर काम करने में मदद की। निएंडरथल शायद 50 लोगों का समूह बना सकते थे, लेकिन होमो सेपियंस ने कहानियाँ और विश्वास के दम पर हज़ारों की सेनाएं और समुदाय बना लिए। सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी जीत थी। यानी हमारी ताकत हमारे शरीर में नहीं बल्कि हमारी कहानियों और एकजुटता में थी। लेकिन क्या उस समय भी हम वैसे ही दिखते थे जैसे आज हैं? शारीरिक रूप से हाँ। 3 लाख साल पहले का एक होमो सेपियन अगर आज के कपड़े पहनकर मेट्रो में बैठ जाए तो आप उसे पहचान नहीं पाएंगे। लेकिन मानसिक रूप से हम बदल रहे थे। हमने कला सीखी, गुफाओं में चित्रकारी शुरू की और गहने बनाना शुरू किया। ये इस बात का सबूत था कि हम अब सिर्फ पेट भरने के बारे में नहीं सोच रहे थे, बल्कि हम दुनिया का अर्थ समझने की कोशिश कर रहे थे। तो ये सफ़र अफ्रीका की घास के मैदानों से शुरू होकर गुफाओं की पेंटिंग्स तक पहुंचा। लेकिन खेती ने इस सफ़र को कैसे बदला? क्या खेती ने हमें और बेहतर बनाया या हमें गुलाम बना लिया? ये एक बहुत ही विवादास्पद विषय है। प्रसिद्ध लेखक युवाल नोआ हरारी इसे इतिहास का सबसे बड़ा धोखा कहते हैं। शिकारी संग्रहकर्ता के रूप में हमारा जीवन बहुत विविधतापूर्ण था। हम हर तरह के फल और मांस खाते थे, लेकिन खेती ने हमें एक ही जगह स्थिर कर दिया और हम गेहूं या चावल के गुलाम बन गए। हमारी सेहत गिरी, बीमारियां बढ़ीं और समाज में ऊंच नीच शुरू हुई। लेकिन खेती ने ही हमें आबादी बढ़ाने और सभ्यताएं बनाने का मौका दिया। शहरों का निर्माण वहीं से शुरू हुआ। ये सोचना डरावना है कि जिस खेती को हम प्रगति मानते हैं उसने हमें कई मायनों में कमज़ोर किया। पर अगर हम वापस विकास यानी एवोल्यूशन की बात करें तो क्या आज भी इंसान का विकास हो रहा है या हम रुक गए हैं? विकास कभी नहीं रुकता, बस उसकी गति धीमी होती है या रूप बदल जाता है। पिछले कुछ हजार सालों में भी हमने बदलाव देखे हैं, जैसे दूध पचाने की क्षमता। मूल रूप से इंसान बचपन के बाद दूध नहीं पचा सकते थे, लेकिन जब हमने पशुपालन शुरू किया तो हमारे शरीर में एक बदलाव आया जिससे हम बड़े होने पर भी दूध पचा सकें। वैसे ही आज हम तकनीक के साथ विकास कर रहे हैं। अब हमारा सांस्कृतिक और तकनीकी विकास हमारे जैविक विकास से कहीं ज्यादा तेज है। तकनीकी विकास से आपका क्या मतलब है? क्या हम साइबॉग बनने की तरफ बढ़ रहे हैं? एक तरह से हम पहले ही साइबॉग बन चुके हैं। आपका स्मार्टफोन आपकी याददाश्त का हिस्सा है, चश्मा आपकी आंखों का हिस्सा है और पेसमेकर आपके दिल का। भविष्य में हम अपने डीएनए को खुद एडिट कर पाएंगे क्रिस्पर तकनीक के जरिए। हम अपनी बीमारियों को खत्म कर पाएंगे और शायद अपनी उम्र को भी बढ़ा पाएंगे। अब इंसान खुद अपने विकास का ड्राइवर बन गया है। अब ये कुदरत के हाथ में नहीं, हमारे हाथ में है। ये बहुत ही रोमांचक भी है और डरावना भी। लेकिन अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो उन करोड़ों सालों के सफ़र में आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित क्या करता है? मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है हमारी जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी। सोचिए, उस जीव ने क्या सोचा होगा जिसने पहली बार रात में तारों को देखकर ये सवाल किया होगा कि मैं कौन हूँ। वो जिज्ञासा ही थी जिसने हमें पेड़ों से उतारा, समुद्र पार करवाए और आज हमें अंतरिक्ष की ओर ले जा रही है। हम कमज़ोर थे, हमारे पास न शेर थे से पंजे थे, न चीते जैसी रफ्तार, लेकिन हमारे पास एक ऐसा दिमाग था जो सपने देख सकता था। आपने बहुत ही खूबसूरती से इसे समेटा है। लेकिन एक आम आदमी के मन में ये सवाल आता है कि अगर हम कॉमन एंसेस्टर से आए हैं तो आज के बंदर इंसान क्यों नहीं बन रहे? ये बहुत ही सामान्य सवाल है। इसका जवाब ये है कि विकास कोई सीढ़ी नहीं है जिस पर चढ़कर सबको इंसान बनना है। विकास एक पेड़ की तरह है जिसकी हर टहनी अपने आप में पूर्ण है। आज के बंदर, चाहे वो चिंपांजी हो या गोरिल्ला, वे अपने वातावरण के हिसाब से पूरी तरह विकसित हैं। उन्हें इंसान बनने की ज़रूरत नहीं है। वे जिस जंगल में रहते हैं वहाँ वे हमसे बेहतर हैं। हर प्रजाति का अपना रास्ता होता है। हमारा रास्ता अलग था, उनका अलग है। ये नज़रिया बहुत कुछ साफ कर देता है। अक्सर हम खुद को सबसे श्रेष्ठ मानते हैं, लेकिन असल में हम बस एक अलग रास्ते के राही हैं। इस पूरी प्रक्रिया में भाषा का क्या महत्व रहा? क्या बिना भाषा के हम यहाँ तक पहुँच सकते थे? नामुमकिन था। भाषा ही वो गोंद है जिसने हमें जोड़े रखा। लेकिन भाषा सिर्फ जानकारी देने के लिए नहीं थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि भाषा का शुरुआती विकास गॉसिप यानी गपशप के लिए हुआ था। गपशप से हमें पता चलता था कि समूह में किस पर भरोसा करना है और किस पर नहीं। जब हम बड़े समूहों में रहने लगे तो सामाजिक तालमेल के लिए भाषा अनिवार्य हो गई।
और फिर इसी भाषा से हमने मिथक, धर्म और कानून बनाए, जिन्होंने लाखों अजनबियों को एक साथ रहने के लिए प्रेरित किया। यानी आज हम जो बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं देखते हैं, चाहे वो देश हो या ग्लोबल इकोनॉमी, उनकी जड़ें उसी गपशप और कहानी सुनाने की आदत में हैं। बिल्कुल। अगर आप एक बंदर को कहें कि मुझे अपना केला दे दो, मरने के बाद तुम्हें स्वर्ग में बहुत सारे केले मिलेंगे, तो वो कभी नहीं देगा। लेकिन इंसान इस तरह की अमूर्त बातों पर यकीन कर लेता है। इसी विश्वास ने हमें पिरामिड बनाने, चांद पर जाने और जटिल अर्थव्यवस्थाएं चलाने की ताकत दी। ये कल्पना की शक्ति ही वो अंतिम पड़ाव था जिसने हमें जानवरों की दुनिया से पूरी तरह अलग कर दिया। लेकिन इस शक्ति का एक काला पक्ष भी है। हमने अपनी इसी एकता के दम पर बाकी प्रजातियों को और खुद पृथ्वी को नुकसान पहुंचाया है। क्या ये भी हमारे विकास का हिस्सा है? ये हमारे विकास का एक दुखद हिस्सा है। हम एक इकोलॉजिकल सीरियल किलर बन गए हैं। जहाँ जहाँ होमोसेपियंस पहुँचे, वहाँ के बड़े जानवर विलुप्त हो गए। आज हम जिस जलवायु संकट का सामना कर रहे हैं, वो उसी अनियंत्रित विकास का परिणाम है। हमने प्रकृति को जीतना चाहा, लेकिन हम भूल गए कि हम भी उसी का हिस्सा है। विकास का मतलब सिर्फ आगे बढ़ना नहीं होना चाहिए, बल्कि संतुलन बनाना भी होना चाहिए। बहुत गहरी बात कही आपने। अगर हम भविष्य की बात करें, तो आपको क्या लगता है, क्या अगला कदम होमो डेयस यानी ईश्वर जैसा मानव होगा, जैसा कि कुछ भविष्यवादी कहते हैं? संभावना तो यही है। हम अपनी जैविक सीमाओं को तोड़ रहे हैं। हम बुढ़ापे को एक बीमारी की तरह देख रहे हैं जिसे ठीक किया जा सकता है। हम मशीनों के साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं, सवाल ये है कि हम क्या बनना चाहते हैं। अगर हमारे पास देवताओं जैसी शक्ति आ गई, लेकिन हमारी समझ और शांति वैसी ही रही जैसे एक असुरक्षित वानर की थी, तो ये बहुत खतरनाक होगा। ये एक बहुत ही विचारोत्तेजक बिंदु है। हमारी तकनीक तो रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रही है, लेकिन हमारी नैतिकता और भावनाएं शायद अभी भी उसी पुराने दौर में फंसी हैं। क्या हम अपनी आदिम प्रवृत्तियों को कभी छोड़ पाएंगे? ये मुश्किल है, क्योंकि वे हमारी उत्तरजीविता के लिए बनी थीं। डर, गुस्सा, लालच, इन सब ने हमारे पूर्वजों को जिंदा रखने में मदद की थी। आज दुनिया बदल गई है, लेकिन हमारा दिमाग अभी भी वही है जो सवाना के मैदानों में शेर से डरता था। हमें अपनी इन प्रवृत्तियों को सचेत रूप से समझना होगा। शिक्षा और चेतना ही वो रास्ता है जिससे हम अपने भीतर के जानवर को समझकर एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। आज की चर्चा ने वास्तव में मेरी आंखें खोल दी हैं। बंदर से इंसान तक का ये सफ़र सिर्फ हड्डियों और दिमाग के बढ़ने की कहानी नहीं है, बल्कि ये संघर्ष, सहयोग, कल्पना और निरंतर खोज की कहानी है। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। हम सब इस विकास की प्रक्रिया का एक छोटा सा हिस्सा है। जब हम अपने इतिहास को जानते हैं, तो हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है, इस ग्रह के प्रति और अपनी आने वाली पीढ़ियों के प्रति। चलते चलते हमारे श्रोताओं के लिए कोई एक संदेश? बस यही कि अगली बार जब आप शीशे में खुद को देखें, तो सिर्फ अपना चेहरा न देखें। उन लाखों पूर्वजों के संघर्ष को याद करें, जिन्होंने आग जलाई, औजार बनाए, कड़ाके की ठंड झेली और हजारों मील पैदल चले, ताकि आज आप यहाँ बैठकर ये पॉडकास्ट सुन सकें। हम एक अद्भुत विरासत के वारिस हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस बातचीत ने हमें न केवल हमारे अतीत से जोड़ा है, बल्कि भविष्य के लिए एक नई दृष्टि भी दी है। दोस्तों, ये था बंदर से इंसान बनने का वो महाकाव्य जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। उम्मीद है आपको ये चर्चा उतनी ही गहराई से छू गई होगी जितनी मुझे। शुक्रिया। शुक्रिया। तो श्रोताओं, ये सफ़र वाकई में दिल को छू लेने वाला था। जब हम सोचते हैं कि कैसे एक छोटा सा जीव जो अफ्रीका की झाड़ियों में छिपता फिरता था, आज सितारों तक पहुंच गया है, तो गर्व भी होता है और थोड़ी हैरानी भी। लेकिन इस गर्व के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। आपने सही कहा। अक्सर जब हम विकास शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो हम उसे सिर्फ बेहतर या ऊपर जाने के रूप में देखते हैं। लेकिन विकास का असली मतलब है अनुकूलन, यानी अडैप्टेशन। हमने खुद को बदला क्योंकि दुनिया बदल रही थी। आज फिर दुनिया बदल रही है, और इस बार उस बदलाव के जिम्मेदार हम खुद हैं। अब हमारे सामने चुनौती ये नहीं है कि हम कैसे बचें, बल्कि ये है कि हम बाकी दुनिया को कैसे बचाएं। एक बात जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी, वो थी सहयोग यानी कोऑपरेशन वाली बात। आज के दौर में जहां हम अक्सर बटे हुए नजर आते हैं, धर्म, जाति और देशों के नाम पर, क्या आपको लगता है कि हम अपनी उस मूल शक्ति सहयोग को खो रहे हैं? ये एक विडंबना है। जिस शक्ति ने हमें दुनिया का सबसे ताकतवर जीव बनाया, आज वही खतरे में है। हम हजारों मील दूर बैठे अजनबियों से तो जुड़ सकते हैं, लेकिन अपने पड़ोसी से नहीं। हमारी कहानियाँ जो हमें जोड़ती थीं, अब शायद हमें बांट रही हैं। हमें ऐसी नई कहानियों की ज़रूरत है जो पूरी मानवता को एक सूत्र में पिरो सके।
विज्ञान एक ऐसी ही कहानी हो सकती है जो हमें बताती है कि हम सब एक ही जड़ से निकले हैं। बिल्कुल। अगर हम जेनेटिक लेवल पर देखें तो दुनिया के किसी भी दो इंसानों के बीच का अंतर 0.1% से भी कम है। हम दिखने में अलग हो सकते हैं, हमारी भाषाएं अलग हो सकती हैं, लेकिन हमारी ब्लूप्रिंट एक ही है। बिल्कुल सही। और यही वो संदेश है जो हमें विकासवाद यानी इवोल्यूशन से सीखना चाहिए। हम निएंडरथल से इसलिए नहीं जीते क्योंकि हम उनसे ज़्यादा लड़ना जानते थे, बल्कि इसलिए जीते क्योंकि हम एक दूसरे के साथ बेहतर तालमेल बिठा सकते थे। युद्ध नहीं, संवाद हमारा भविष्य होना चाहिए। इस पूरी चर्चा में हमने एक बात बार बार की, दिमाग का विकास। लेकिन क्या हमारा दिल या हमारी करुणा यानी कंपैशन भी उसी तरह विकसित हुई है? क्या आदि मानव के पास भी दूसरों के प्रति वैसी ही भावनाएं थीं जैसी आज हमारे पास है? ये बहुत गहरा सवाल है। आर्कियोलॉजिकल सबूत बताते हैं कि आदि मानव के पास भी करुणा थी। वैज्ञानिकों को ऐसे कंकाल मिले हैं जो बहुत बूढ़े थे या जिनके पैर की हड्डियां टूटी हुई थीं और जो सालों पहले जुड़ चुकी थीं। जंगल में अगर किसी जानवर की टांग टूट जाए तो वो मर जाता है, लेकिन इंसानों के मामले में किसी ने उस घायल व्यक्ति का इंतजार किया होगा, उसे खाना खिलाया होगा और उसका शिकारियों से बचाव किया होगा। यानी देखभाल की भावना हमारी प्रजाति में बहुत पुरानी है। यही वो चीज़ है जो हमें सच में इंसान बनाती है। ये सुनकर बहुत अच्छा लगा कि करुणा हमारे डीएनए का हिस्सा है। हम अक्सर नकारात्मकता पर ध्यान देते हैं, लेकिन हमारी जड़ें दया और सेवा में भी हैं। बिल्कुल। इंसान होने का मतलब सिर्फ बुद्धिमान होना नहीं है, बल्कि संवेदनशील होना भी है। विकास के इस लंबे सफ़र में हमने पत्थर के औजारों से लेकर कंप्यूटर तक का सफ़र तय किया है, लेकिन हमारे अंदर का वो जो इंसानी जज्बा है, वही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। आज की इस चर्चा ने मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हम एक बहुत ही विशेष समय में जी रहे हैं। हम पहले ऐसे इंसान हैं जो अपने इतिहास को जानते हैं और अपने भविष्य को प्रभावित कर सकते हैं। जी हाँ, हम इतिहास के गवाह भी हैं और निर्माता भी। ये 70 लाख साल की यात्रा हमें ये सिखाती है कि हम हार मानने वालों में से नहीं हैं। हमने हर आपदा को अवसर में बदला है, और अगर हम अपनी बुद्धि और अपनी करुणा का सही इस्तेमाल करें तो हमारा भविष्य हमारे अतीत से भी कहीं ज़्यादा शानदार हो सकता है। कितनी प्रेरणादायक बात है। तो दोस्तों, इस पॉडकास्ट को आज हम यहीं विराम देते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आप जब यहाँ से जाएं तो अपने साथ उस प्राचीन पूर्वज की जिज्ञासा और उस पहले इंसान की करुणा लेकर जाएं। हम बंदरों से नहीं बने, बल्कि हम उस अद्भुत जीवन शक्ति का हिस्सा है जो करोड़ों सालों से चली आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया इस शानदार बातचीत के लिए। ये सफ़र हम सबके लिए एक सीख है। शुक्रिया आपका भी। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और नए और गहरे विषय के साथ। तब तक के लिए सोचते रहिए, जुड़ते रहिए और इंसान बने रहिए। नमस्ते।